ओके, सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये हम करने वाले हैं इसमें। और भी आई थिंक बाकी के मैग्नेटिज्म वाला सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे आई थिंक हम इसमें। चलो, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। देखो, अगर क्यू चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से गति कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या बात है? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यानी कि अगर वो मूव ना करे तो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एक ही जगह रहे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना? अगर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो आवेश चलना चाहिए, तब उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, एज इट इज याद रखना इसको। बी क्रॉस वी नहीं हो जाना चाहिए, वी क्रॉस बी ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन मिलती है। जैसे ये वेक्टर है v, ये वेक्टर है b, तो अगर तुम v क्रॉस b करोगे, कैसे करोगे? v क्रॉस b, तो या तो राइट हैंड का यूज होता है, तुम्हें भी पता है, हर डायरेक्शन अगर तुम्हें निकालनी है। v क्रॉस b, दो तरीके हैं v क्रॉस b करने का। वापस से बता दो, f बराबर होता है q v क्रॉस b। v की डायरेक्शन कुछ होगी, b की डायरेक्शन कुछ होगी। अब तुमसे बोल दिया जाए बताओ f की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जो v क्रॉस b करने पे आंसर आएगा वही f की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो v क्रॉस b कैसे करें? जैसे ये v है, ये b है, कैसे करोगे v क्रॉस b? तो देखो, या तो ऐसा करो, तुम्हारा राइट हैंड लो, v की तरफ अंगुलियां करो और उनको मोड़ो b की तरफ और मुट्ठी बंद करने की कोशिश करो, है ना? राइट हैंड लो, अंगुलियां करो वी की साइड। अगर तुम अंगुलियां वी की साइड करोगे ना तो तुम्हारी हथेली बी की साइड आएगी। तो अंगुलियां वी की साइड ऐसे करोगे, अंगूठा ये रहा, हथेली तुम्हारी ऊपर की साइड आएगी। अब तुम अंगुलियां बंद करो बी की डायरेक्शन में होते हुए, से अंगुलियां बंद करो, मुट्ठी बंद हो जाएगी, अंगूठा तुम्हारा आएगा इधर साइड, ऊपर साइड। सोच के देख, करके देख। बी की साइड अंगुलियां, सॉरी वी, वी की साइड, वी क्रॉस बी करना है तो वी से बी की तरफ अंगुलियां घुमानी है, वी क्रॉस बी। बी से बी की तरफ ऐसे अंगुलियां घुमानी है और मुट्ठी बंद कर देनी है, अंगूठा आएगा इधर, अंगूठा आएगा इधर। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे एफ की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो दूसरा वेक्टर आता है वो वेक्टर भी दोनों से 90 डिग्री पर होता है? समझे? बी क्रॉस वी, सॉरी वी क्रॉस बी करने से जो एफ वेक्टर आया, ये एफ वेक्टर ना वी से भी 90 डिग्री पर होगा, पी से भी 90 डिग्री पर होगा। ऐसा ही होता है। चलो, तो वी क्रॉस बी ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका वी क्रॉस बी वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। चलो, वी क्रॉस बी दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे। वी की तरफ करो अंगूठा, वी की तरफ करो राइट हैंड का, वी की तरफ करो अंगूठा, ये राइट हैंड का अंगूठा करो। अभी मुट्ठी बंद है तुम्हारी, अभी मुट्ठी बंद है, ये देखो ऐसे, ऐसे मुट्ठी बंद है और तुमने सिर्फ अंगूठा किया है वी की साइड, अंगूठा किया है वी की साइड। अब अंगुलियां खोल दो बी की साइड, अंगुलियां खोल दो बी की साइड। अब बताओ तुम्हारी हथेली किस डायरेक्शन में आएगी? ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब इधर की डायरेक्शन में आएगी, ऊपर नहीं, सॉरी इधर। वी की तरफ अंगुलियां, सॉरी वी की तरफ अंगूठा, बी की तरफ अंगुलियां खोलो, हथेली किधर आएगी? इधर। ये नहीं, देख एफ की डायरेक्शन, वापस वही आंसर आया, एफ की डायरेक्शन इधर ही आई ना। ये दो रूल्स होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के। क्या करोगे? या तो v क्रॉस बी है, v क्रॉस बी है तो v से b की तरफ अंगुलियां घुमाते हुए मुट्ठी बंद कर लो, v क्रॉस b, तो v से b की तरफ अंगुलियां घुमाओ, मुट्ठी बंद करो, अंगूठा आएगा इधर, यही होगी तुम्हारी उसकी डायरेक्शन, है ना? या फिर v क्रॉस b करना है, v की तरफ अंगूठा, b की तरफ अंगुलियां, अब जिधर हथेली आ रही है वही है तुम्हारी डायरेक्शन। दो तरीके होते हैं, दोनों ही राइट हैंड से करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? कोई भी अगर क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में जा रहा है तो क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी यानी क्यू वी बी साइन थीटा, ये इसमें लगेगा। चलो, लॉरेंज बल क्या होता है? देखो, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। अगर दोनों लग रहे हैं तो दोनों का जो योग होता है वही होता है लॉरेंज बल, एफ एल। लॉरेंज फोर्स कितना होता है? एफ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हें पता है क्या होता है? अगर कोई क्यू आवेश है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? क्यू इंटू ई। फोर्स कितना लगता है? क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हो गया, टोटल को बोल देते हैं लॉरेंज बल। कोई रटने की बात नहीं है, बस ध्यान रहे रखेंगे लॉरेंज बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को जोड़ दो, ठीक है। एक और चीज, एफ बराबर क्यू वी बी होता है। मुझे बी की एसआई यूनिट निकालनी है तो क्यू वी को इधर भेज दो,
तो क्यू वी को इधर भेज दो, तो एफ अपॉन क्यू वी देखो ये होता है न्यूटन, क्यू यानी चार्ज ये होता है कूलाम, ये होता है मीटर पर सेकंड, वेग है तो मीटर पर सेकंड, ये देखो यार न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर, जो भी ऐसा आ गया। बट क्या इसका हम यूज करेंगे बार बार? नहीं, इसको हम टेस्ला यूज करेंगे। ऐसा यूनिट ये है, इसी को टेस्ला बोल देते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है। वही टेस्ला का मतलब यही है, टेस्ला का मतलब यही है, टेस्ला ऐसा यूनिट ही है, समझ रहे हो? जैसे न्यूटन है, न्यूटन भी तो कोई फोर्स के से देखा जाए तो एक्चुअल यूनिट थोड़ी भी, न्यूटन तो साइंटिस्ट के नेम पर, एक्चुअल यूनिट तो क्या हुई देखो, एफ बराबर एम ए। मास, मास को क्या बोला जाता है? किलोग्राम। त्वरण को क्या बोला जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हुई ना एफ की, ये हुई फोर्स की ऐसा यूनिट, तो ये है फोर्स की ऐसा यूनिट। तो बट इसी को न्यूटन बोला जाता है, तो न्यूटन भी ऐसा यूनिट हुई, बस वो इसी को बोला गया है, साइंटिस्ट के नेम पर बोला गया है, इसीलिए ये हुआ। चलो यहाँ भी टेस्ला ऐसा यूनिट है, तो टेस्ला ही यूज में आएगी ज्यादातर। बाकी क्या ये मुझे याद है? नहीं, ये तो निकाल लेंगे। एफ बराबर क्यू वी भी है, अगर मुझे बी की यूनिट निकालने के लिए बोला जाए, क्यू वी को डिवाइड में भेजेंगे, ऐसा करके निकाल लेंगे। बाकी बी की ऐसा यूनिट है टेस्ला। अच्छा ये तो है ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट होती है गाउस। गाउस और टेस्ला में संबंध देख लो, एक टेस्ला में 10 की घात 4 गाउस होते हैं, रटो। चलो मैग्नेटिक फील्ड में क्यू यानी आवेश की गति, दो तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, जब वी और बी दोनों ही लंबवत हों, वी और बी दोनों लंबवत हों, ऐसे में थीटा 90 डिग्री हो सकता है। अरे एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है, वी क्रॉस बी यानी वी बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है यानी कि वी और बी के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, तो जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वृत्तीय गति करेगा चार्ज, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो वृत्तीय गति करेगा। जब v लंबवत होता है, b ये लंबवत का साइन होता है, पता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। जब v और b लंबवत हो, थीटा 90 डिग्री हो, तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा वो। कैसे करेगा? और v और b लंबवत कैसे हुआ देखो, क्रॉस क्रॉस का मतलब पता है क्या होता है? क्रॉस क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड घुसा हुआ, पेज के अंदर की साइड उधर। और डॉट, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आ रहा है, हमारी साइड, ठीक है? 3D में सोचना। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर पेज के अंदर घुस रहा है, और डॉट मतलब हमारे पास आ रहा है। इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो, कि क्रॉस का मतलब क्या था, डॉट का मतलब क्या था, तो मैं बता देता हूँ। तुमने तीर देखी है कभी? तीर, तीर कैसी होती है? ऐसी होती है, आगे पॉइंट हिस्सा होता है, पीछे देखा हो तो ऐसा कुछ तो भी लगा रहता है उसके, वो इस टाइप का रहता है। अब तू इमेजिन कर, तीर जा रही है तेरे से दूर जा रही है, उधर की साइड जा रही है। अब तुझे सिर्फ तीर का पीछे वाला हिस्सा दिखाएगा, तो तुझे क्रॉस नहीं दिखाई देगा, तुझे सिर्फ तीर का पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, क्योंकि तीर तो बिल्कुल सीधे आगे जा रही है। तो तुझे क्रॉस दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा? और मान ले तीर तेरी तरफ आ रही है, तो तुझे सिर्फ उसका पॉइंट दिखाई देगा, तीर का तो सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा। तो अगर तेरी साइड पेज से बाहर निकलती साइड आ रही है, इधर आ रही है, तब तो डॉट, और पेज के अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस से दर्शाया जाएगा। कंफ्यूजन दूर, यहाँ भी रटने की बात नहीं है। चलो ऑलराइट, यहाँ देखो चीज क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड, पार्टिकल देख कैसे मूव हो रहा था। ये मान ले क्यू आवेश है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था। अब देख, v वेलोसिटी है राइट में, बट मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अंदर, तो बता इस पर फोर्स किधर लगेगा? v क्रॉस b कर, v है इधर, b है उधर अंदर की साइड, अंदर की साइड लग रहा है b, v क्रॉस b कर, v की तरफ अंगुलियां, सॉरी v की तरफ अंगूठा, और उधर b की तरफ अंगुलियां, तो हथेली आएगी ऊपर की साइड। ये देखो ऊपर की साइड फोर्स लगा, ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड फोर्स लगा, तो ये चार देख धीरे धीरे घूम जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है ना, देख ऊपर घूम गया, घूम गया। अब इस पॉइंट पे बता, इस पॉइंट पे ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की साइड लग रहा है, तो v क्रॉस b कर, v की तरफ करो अंगूठा, b की तरफ खोलो अंगुलियां, हथेली आएगी इधर, ये देखो तो फोर्स लग रहा है इधर, तो ये इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, फिर आपकी बार फोर्स लगेगा इधर, तो इधर मुड़ जाएगा। तो हमेशा फोर्स ना सेंटर की साइड ही लगेगा, तो ये सर्कुलर मोशन करते ही रहेगा, ठीक है? तो जब भी v क्रॉस b रहेगा, यानी v और b दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि इसकी चाल नहीं बदलेगी, ये जो v की वैल्यू है ना वो वही रहेगी। क्या वेग बदलेगा? हाँ, ऐसा हम कहते हैं कि वेग बदलेगा, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, पर वेग बदलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ वेग की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी 10 रहेगी, यहाँ भी 10 रहेगी। वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, या फिर यूं कह लो कि चाल नहीं बदलेगी, पर वेग बदलेगा। वेग क्यों बदलेगा? देखो वेग एक सदिश राशि है, चाल तो नहीं है,
वेग एक सदिश राशि है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि वेग भी बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन से ही वेग आता है भाई। वेग एक सदिश राशि है, डायरेक्शन बदला तो वेग भी बदला, यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है तो हर पॉइंट पे वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है तो त्वरण है। अरे वेग अगर बदलता है तो जरूर त्वरण है, इसीलिए हम बोलते थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि ये एक त्वरित गति है, क्योंकि इसमें हर क्षण वेग बदलता है। खैर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेग की वैल्यू नहीं बदल रही है, परिमाण नहीं बदल रहा है, यानी चाल नहीं बदल रही है। एनीवे, बात समझ आई? क्या कुछ रटना है इधर? नहीं, वी क्रॉस भी ध्यान में रखना है यार। अगर तुम्हें बताना है कि एक पार्टिकल, एक चार्ज किसी वी वेलोसिटी से बी वाले मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ये अगर तुम्हें बताना है तो वी क्रॉस बी करना आना चाहिए बस। और क्या यहां से देख सकते हो, अगर मैं बोलूं तुम्हें एक पार्टिकल है जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, क्या उस पर फोर्स लगेगा? नहीं, आवेश होना चाहिए। अगर आवेश जीरो तो फोर्स जीरो। ऐसे ही मैं कहूँ एक आवेश है, वो मैग्नेटिक फील्ड में बस रखा है, उस पर वेलोसिटी नहीं है तो भी फोर्स जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो फोर्स भी जीरो है ना। तो आवेश भी होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस पर चार्ज आएगा क्यू बराबर, ओ सॉरी, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, वी और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब देख, वी क्रॉस बी करने पर एफ आएगा, और मैंने अभी अभी तुझे बताया था अगर तू वी क्रॉस बी करेगा ना तो जो एफ आएगा वो वी और बी दोनों से ही 90 डिग्री पर आएगा। अगर v इधर है, b इधर है, तो v क्रॉस b करेगा, f इधर आएगा। तो f जो है v से भी 90 डिग्री पर है और b से भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, f जो है वो v से भी लंबवत है, f जो है वो b से भी लंबवत है। अच्छा, f बराबर ma होता है, तो जो a है वो v से भी लंबवत है और a जो है b से भी लंबवत है, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, यहां भी कोई रटने वाली पार्ट नहीं है। क्या अभी तक f बराबर क्यू वी क्रॉस बी के अलावा कुछ रटा हमने? नहीं, बिल्कुल रटना भी नहीं है। यहाँ आके हम दो चीजें निकालना सीखेंगे और फिर उनको रटना सही रहेगा, क्योंकि जल्दी करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चंस में निकालने बैठ नहीं सकते। दो फॉर्मूला अब मैं तुम्हें रटवाऊंगा। क्या? अच्छा, पहले तो ये चीज देख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है, ये हम पहले भी सर्कुलर मोशन में पढ़ रखे हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिया कि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों अदिश राशियां होती है। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि स्पीड होती है वी, वी क्यू, पर वेग होता है वी वेक्टर। तो हर पॉइंट पे दिशा बदल रही है तो वेग बदलेगा। अच्छा, वेग भी बदलेगा और संवेग भी बदलेगा। संवेग होता है एम वी, इसमें भी ये वेग होता है, तो संवेग भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा, बट स्पीड नहीं बदलेगी, यानी चाल नहीं बदलेगी, क्योंकि ये अदिश राशि है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये भी नहीं बदलेगी क्योंकि ये भी अदिश राशि है। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पर वेलोसिटी और पी यानी संवेग ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि वेग और संवेग सदिश राशि हैं, तो पार्टिकल की डायरेक्शन के साथ बदल रहे हैं। कोई रटना नहीं है, ये पहले हमने समझ रखा था। ओके, अब हम और क्या चीज यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मुझे बोल दिया जाएगा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या है? इस सर्कल की रेडियस क्या है? बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट तो, कि मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है। बताऊं? मैं बताऊं कैसे करता है। ये चार्ज है, क्या ये सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है? हाँ। इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, कितना? क्यू वी बी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स ही तो लग रहा है, क्यू वी बी। साइन 90 हो जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पर है वो, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वो तो छोड़ो, ये क्यू वी बी साइन थीटा, वो तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर एक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, बाहर की साइड एक फोर्स जरूर लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है बाहर की साइड एक फोर्स लगता है। अब केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की साइड फोर्स लग रहा है, अंदर की साइड क्यू वी भी लग रहा है, वी से एक भी गया, आर को उधर बुलाओ, क्यू बी को, ये देखो एम वी बाई क्यू बी, आर की वैल्यू आ गई एम वी बाई क्यू बी। क्या इसको रटते हैं? हाँ, इसको रटेंगे, बट देखो कितना सिंपल तरीके से निकल गया। दोनों चीजों को ऐसे इक्वल करें, दोनों फोर्सेस को इक्वल किया, आंसर आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। रटो, जो जो फॉर्मूले रटने होते हैं वो मैं वैसे बता देता हूँ, बाकी जो रटने नहीं होते उनको रटेंगे नहीं। एम वी बराबर क्यू बी, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। अच्छा, एम वी क्या होता है? एम वी तो संवेग होता है, तो एम वी की जगह मैं पी भी लिख सकता हूँ, तो पी अपॉन क्यू बी। अच्छा, पी की जगह रूट टू एम के ई भी लिख सकते हैं, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, रटा होना चाहिए ये। और मैं बता दूं कैसे, पी बराबर रूट टू एम के ई कैसे आया। देखो,
लास्ट बार बता रहा हूँ, काफी टाइम पहले हमने बता रखा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है। अगर मैं चाहूँ कि काइनेटिक एनर्जी को ऐसे कर दूं, m से मल्टीप्लाई भी कर दूं, m से डिवाइड भी कर दूं, तो उसके बाद पता है क्या होगा, हाफ, ये तो हो जाएगा, दो दो m हो जाएंगे, तो ऐसे बोल सकता हूँ, ऊपर बोल सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv होता है p, यानी p स्क्वायर अपॉन m। बोलो, अब अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो सबको उधर भेजो, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √2m ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो √2m ke। ठीक है, तो अब ये इतनी बार निकाल लिया मैंने कि अब तो ये रटा हुआ हो गया, p बराबर √2m के बराबर p स्क्वायर बाई 2m, ये मतलब हल्का सा रटा हुआ हो गया, इतना मैं कहता नहीं कि रटो ही इसको, हाँ बट ये तो रट ही लो यार, p बराबर √2m के, ये तो काम में आता रहता है, बाकी ऐसे निकालना होता है। खैर, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हमने बोला, हमें बोला गया इस सर्कल की रेडियस बताओ, रेडियस कैसे बताएंगे, इस चार्ट पर एक अंदर फोर्स लग रहा है, एक बाहर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस को इक्वल करो, रेडियस की वैल्यू होगी mv बाई क्यूबी। अब बाकी mv होता है संवेग और इसकी ये वैल्यूज होती है, ये तो बात की बातें होंगी। mv बाई क्यूबी रख लो, r की वैल्यू mv बाई क्यूबी। चलो, एक क्वेश्चन हो गया ये। अब मुझे बोल दे आवर्तकाल बताओ भाई, आवर्तकाल, ये जो पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो इसका आवर्तकाल भी तो होगा। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा गया समय, आवर्तकाल। हाँ देखो, v बराबर ओमेगा क्रॉस r, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद है किसी को भी, v बराबर ओमेगा क्रॉस r, ये था हमारा सर्कुलर मोशन से। तो ओमेगा बराबर v अपॉन r, ओमेगा बराबर v अपॉन r। ठीक है, तो v की जगह v लिखा, r की जगह mv बाई क्यूबी, अभी अभी तुमने निकाला था, तो ये लो mv बाई क्यूबी, v से v हटा के क्यूबी बाई m आ गया। ये तो है ओमेगा की वैल्यू क्यूबी बाई m, बट मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे क्यूबी बाई m, m ऊपर चला जाएगा 2 पाई m बाई क्यूबी, ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। दोनों फॉर्मूले हमें रखने, इसलिए मैंने दोनों को राइट में रख दिया, इधर रख दिया। देखो, r बराबर mv बाई क्यूबी, तो t बराबर 2 पाई m बाई क्यूबी, बस इतना सा फर्क है, देख लो दोनों में नीचे क्यू, मतलब याद करने में आसान तो है वैसा फॉर्मूले, r बराबर mv बाई क्यूबी और t बराबर 2 पाई m बाई क्यूबी, बढ़िया से तुम्हें याद हो जाएंगे, दोनों को याद करना है, बाकी निकालना मुश्किल नहीं है। देखना यार, क्या निकालना मुश्किल है, इनको तो नहीं हो गया है, तो इसको तो निकालना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, और इसको भी निकालना मुश्किल नहीं है, 2 सेकंड में हो गया, है ना। तो निकालना आना तो चाहिए देख, क्योंकि अगर तेरे को निकालना है ना, फिर तुझे ये याद करने में मजा आएगा, तुझे बोझ नहीं लगेगा ये, फिर तो थोड़ा फ्रीली याद कर पाएगा कि चलो मैं थोड़ा भूल भी गया तो काम चला लूंगा, कि देखो फटाक से इन दोनों को इक्वल करके r बराबर mv बाई क्यूबी ले आ दूंगा। और फिर मान लो अगर आवर्तकाल नहीं आ रहा था तो मुझे पता ही है कि ओमेगा बराबर v, क्योंकि v बराबर ओमेगा r होता है, तो ओमेगा बराबर v अपॉन r, v की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी, ये आ गया, और t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ये आ गया। लो, जल्दी से हो तो जाएगा अगर तेरे को ये याद है तो। एनीवे, फटाक से वापस याद करते हैं, f बराबर क्यू बी क्रॉस बी, ये हमने याद किया, r बराबर एम बी बाई क्यू बी, ये क्या कंडीशन है, वो कंडीशन जब v और b दोनों लंबवत हों और पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ऐसे में उसकी रेडियस और उसका आवर्तकाल निकालना हो, तो रेडियस होती है एम बी बाई क्यू बी, आवर्तकाल होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, कब, जब v और b के बीच 90 डिग्री हो। अच्छा, अब सेकंड केस, जब v और b के बीच में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, तो ऐसे में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। v और b में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, F बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी यानी वी बी साइन थीटा, और अगर साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो अगर v और b के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ तो फोर्स 0 आएगा। इसको हम एक और फील के साथ में बताता हूँ, 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब समझ में आता है, मैं बताता हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है मान लो, और मैंने किसी क्यू चार्ज को भी इधर ही भेज दिया, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, नहीं, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल। अच्छा, अगर क्यू चार्जेस को इधर भेज दिया, उल्टा भेज दिया, तो अब दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल हो गया, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, समझे। एक ही तल में अगर हो ना, ये एक ही तल हो गया, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर लग रहा है और चार्ज भी इधर ही जा रहा है, तो v और b अगर एक ही तल में है तो कोई फोर्स नहीं लगता है ना।
अगर दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल हो चाहे 180 डिग्री हो, अगर वो एक ही तल में है तो फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर जा रहा है और क्यू आवेश को मैंने उधर भेज दिया, उधर कहीं उधर, तो दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, फिर कोई फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तब तो वो सेम ही तल में हो गए ना यार। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है तो आवेश या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, वो उसी तल में हो गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाती है तो फोर्स 0 लगता है, मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। और अगर वी और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो सर्कुलर मोशन होता। क्या हो अगर एंगल कुछ और हो, 30 60 ऐसा कुछ हो तो सोच के देख कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, मैंने आवेश को भेजा इधर की साइड भेज दिया कुछ 30 डिग्री एंगल पे, अब क्या होगा, है ना। भाई 0 या 180 डिग्री पर भेजेंगे तब तो क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा। 90 डिग्री पर भेजेंगे तो फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। कुछ और एंगल पे अगर भेजू तो फिर सर्पिल गति करेगा, स्प्रिंग की तरह गति करेगा, ऐसे गति करता हुआ आगे बढ़ जाएगा चार्ज। ये है हमारा अगला केस, केस नंबर 3। वी और बी के बीच अगर एंगल थीटा है, थीटा एंगल अगर 0 से तो बड़ा हो 90 से कम हो, 0 से बड़ा हो 90 से कम हो तो सर्पिल कुंडलिनी यानी स्प्रिंग जैसी गति करेगा चार्ज। देख कैसे करे, ये चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए रहा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने चार्ज को पता है कैसे फेंका था, वी वेलोसिटी देखिए रहा, वी वेलोसिटी से मैंने चार्ज को ऐसे फेंका था। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, देख एंगल देख कितना है दोनों के बीच एंगल, थीटा 90 डिग्री से कम ही है ना, है कि नहीं कम, है ना। बस तो फिर अच्छा प्योर 90 डिग्री होता तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता इधर, पार्टिकल को भेजता मैं 90 डिग्री से इधर, तो वी क्रॉस बी, वी की तरफ अंगूठा, बी की तरफ अंगूठा, हथेली आती इधर, तो इधर की साइड ये घूम जाता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगता है कि नहीं। 90 डिग्री होता तो, खैर अभी 90 डिग्री से कम है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, मैंने वी वेलोसिटी से पार्टिकल को इधर भेजा, एंगल इतना है, देखो सर्पिल गति कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख कैसे गति कर रहा है, ये आगे भी बढ़ते जा रहा है, सर्कल भी करते जा रहा है। अब देखो अगर मैंने v वेलोसिटी से यहाँ फेंका, ये एंगल थीटा है तो ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा, यहाँ भी कोई रटने वाली बात नहीं है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ दो फॉर्मूले रटने होते हैं बट प्रीवियस जो हमने दो फॉर्मूले रटे ना उन्हीं से काम चला दूंगा मैं, ये दो फॉर्मूले रटे ना इन्हीं से मैं काम चलवा दूंगा तुम्हारा, तो कोई एक्स्ट्रा रटना यहाँ भी नहीं पड़ेगा। बताता हूँ कैसे। यहाँ तुमसे दो चीजें पूछी जाएगी, देखो यहाँ भी तुम्हें एक तो रेडियस पूछी जाएगी, क्यों, एक तरह से देखो सर्कल्स तो कंप्लीट कर ही रहा है ना, ये देखो ऐसे सर्कल्स तो कंप्लीट कर ही रहा है ना, तो इस सर्कल की रेडियस तो पूछ ही देगा ना, ये देखो ये रेडियस, ये देख रेडियस पूछ लेगा। कैसे करोगे मैं बताता हूँ, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। एक बात बता, ये रेडियस बन कैसे रही है, बन रही है जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तभी तो रेडियस बन रही है, और पार्टिकल को ऐसे मूव कराने वाला कौन, ये वी साइन थीटा, पार्टिकल को ऐसे ऊपर ले जाने वाले कौन, वी साइन थीटा। तो आर बराबर एम वी क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी होता ना, तो वी की जगह वी साइन थीटा लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल को ऐसे मूव कराने वाला कौन है, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा ही तो ऊपर लेके जा रहा है हमें, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये होगी आर की वैल्यू। कौन रटेगा, कोई नहीं रटेगा। मैं बोल रहा हूँ ये जो दो फॉर्मूले हमने रटे थे ये याद रख, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी, टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी, बस इन्हीं से यहाँ काम चलवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तुमसे पूछा जाएगा रेडियस कितनी है, तो मैं तो भाई एक बात बता, अगर पार्टिकल को वी वेलोसिटी से तूने इधर फेंका था, ये हो गया वी साइन थीटा, ये हो गया वी कॉस थीटा, पार्टिकल को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऊपर कौन बुला रहा है, वी साइन थीटा ही तो पार्टिकल को ऊपर नीचे मूव करवा रहा है। वी कॉस थीटा क्या कर रहा है, वी कॉस थीटा तो राइट में लेके जा रहा है, वी कॉस थीटा तो ये दूरी तय करा रहा है जिसको पिच बोलते हैं, एक चूड़ी और दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी, इसको पिच बोलते हैं, तो वी कॉस थीटा तो पिच तय करवा रहा है, ठीक है। तो आर बराबर होता है एम वी बाई क्यू बी, बट यहाँ एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, क्योंकि यहाँ ऊपर ले जाने वाला वी साइन थीटा है। चलो ये बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा पिच कितनी है, एक चूड़ी और दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी है, पिच कितनी है, तो पिच मैं बताता हूँ कितनी है। देखो कोई भी दूरी होती है, दूरी पता कितनी होती है, चाल इंटू उसमें लगा समय। अब देखो चाल कितनी है, इधर ले जाने वाली चाल है वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा इंटू लगा समय, समय कितना है 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये देखो ये आ गई पिच। पिच क्या है, इधर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन, वी कॉस थीटा, और लगने वाला टाइम टी, और टी तो होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्योंकि टी में देखना कोई एंगल वेंगल की बात ही नहीं है,
एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। तो टी बराबर 2πm/qb, वहां भी टी 2πm/qb था, यहाँ भी 2πm/qb। चलो, क्या ये रटूंगा मैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रटूंगा। ये मेरे को कैसे याद है मैं बता देता हूँ कि भाई कोई भी दूरी हो, ये पिच का है, पिच का है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी। कोई भी दूरी क्या होती है? पिच या फिर डी। कोई भी दूरी क्या होती है कि चाल इंटू समय। अब मुझे कौन सी चाल लेके जा रही है इधर? वी कॉस थीटा, और समय कितना होता है 2πm/qb, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया पिच। इसको भी नहीं रटता ना, मैं इसको रटता हूँ। आर बराबर mv/qb था, बस वी की जगह वी साइन थीटा लगाना है। क्योंकि देखो रेडियस कैसे बनेगी, ये रेडियस है कैसे बनेगी, जब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और ऐसे ले जाने के लिए, इसे ऊपर ले जाने के लिए कौन सा वेलोसिटी लग रहा है? वी साइन थीटा। तो बस वी की जगह वी साइन थीटा डालो, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जब वी और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ऐसे। जब वी और बी के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो कोई फोर्स नहीं लगता है। और जब वी और बी के बीच में 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कोई एंगल ऐसा लग रहा हो तो स्प्रिंग की तरह मूव होती है। और ये सारे फॉर्मूलाज हमने याद कर लिए। बढ़िया, मजा आया कि नहीं आया? ओके, अब ये एक दो चीज़ें हैं काइंड ऑफ हट चुकी है हमारे यहाँ से, बट कुछ जितना हमने पढ़ा उसी चीज़ से रिलेटेड है। वेलोसिटी सेलेक्टर, ये क्या चीज़ है? एक हल्का सा इसका आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये हट चुका है वैसे देखा जाए तो, बट फिर भी इस टाइप का कुछ आ सकता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है? एक पार्टिकल, एक आवेश को, पार्टिकल नहीं, एक आवेश को v वेलोसिटी से इधर फेंका गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, इसको तुम्हें पता होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव धनावेश है तो उस पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगता है? उधर ही लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो उस पर फोर्स भी इधर लगेगा। F बराबर QE, जिधर E की डायरेक्शन उधर ही F की डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यप, तो हाँ, ये एक पॉजिटिव धनावेश मान लो, इसको मैंने v वेलोसिटी से आगे फेंका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो ये तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर लगेगा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाऊं कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग जाए, ताकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कैंसिल हो जाए, मजा आ जाए। बोलो, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाऊंगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा मैं इधर। वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, v क्रॉस बी कर, v की तरफ अंगूठा और b की तरफ अंगुलियां खोलेंगे। राइट हैंड की खोलते हैं हमेशा, ध्यान हो तो हथेली आएगी नीचे की साइड, ये देखो। एफ बी यानी मैग्नेटिक फोर्स नीचे, एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, और दोनों इस तरीके से अरेंज करो कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो एफ ई बराबर एफ बी, एफ एम या फिर जो भी बोल दो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू वी, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी, क्यू से क्यू कटा, वी की वैल्यू ई अपॉन बी। कुछ रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कि ऐसा भी हो सकता है। अरोरा लाइंस तुम्हें ध्यान होगा हमारे अर्थ के पोल्स पर बनती है ना? तो अर्थ के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घनत्व अर्थात चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है तो वायुमंडल के अणुओं से वो टकराते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन उत्तेजित होती है जिससे ग्रीन कलर दिखता है, और नाइट्रोजन जो उत्तेजित होती है उससे पिंक लाइट्स दिखती है। बस अर्थ मैग्नेटिक, वो अर्थ वाला भी हट चुका वैसे तो, है ना? वरना और अच्छे से समझ में आ जाता। बाकी वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक भी हमारे हट चुका, क्योंकि है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक अर्थ होती है, नॉर्थ पोल ये होता है, साउथ पोल ये होता है। तो ऐसे लाइंस ऐसे निकलती हुई ऐसे आती है ना? तो पोल्स पर लाइंस बहुत ज्यादा रहती हैं, पोल्स पर इलेक्ट्रिक लेंथ बहुत ज्यादा रहती है। एनीवे, आज बायो सावर्ट का नियम, रटने वाली चीजें आने वाली है भैया। बायो सावर्ट का नियम क्या है कि कोई एक तार है, इसमें आई करंट बह रही है, इससे किसी आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दोबारा से क्या बोलना चाह रहा है ये? बायो सावर्ट का लो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, अगर किसी तार में करंट बह रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। पता है, अगर एक वायर में करंट बह रहा है ना तो एक चुंबक की तरह भी व्यवहार करेगा, उससे लोहे की चीज चिपक जाएगी। जैसे उसमें करंट फ्लो होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो कोई एक करंट कैरिंग वायर है, उससे किसी आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। एंगल मान लो वो थीटा बन रखा, उस तार से एंगल थीटा बना रहा हो, है ना? ऐसा कुछ हो रहा हो तो कैसे करना होता है? करना ऐसा होता है कि माना ये तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया डीएल, करंट बह रही है आई, ये एस हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डीबी डी आई डी एल मतलब छोटी सी लंबाई एल, पूरी लंबाई एल, छोटी सी लंबाई डी एल,
उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा डीबी है ना, ठीक है। अरे एक पूरा वायर था, इसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े की लंबाई है डीएल, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो है डीबी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद रह पाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, रटना है भाई, प्योरली रटना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है ऐसा यूनिट में, यानी म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई को उधर भेजिए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट में। और अगर सीजीएस यूनिट में पूछे ना तो इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू। बोलो सही है, ये याद रखना है बायोसावर्ट का नियम। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूं। इस वायर में करंट बह रही थी इधर, इस वायर में करंट इधर बह रही थी, इससे किसी आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है या मैग्नेटिक फील्ड बताना है, या क्रॉस क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की साइड, ऐसा क्यों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड क्यों है, इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, मजा आ जाएगा। ये रहा एक वायर, ये टेढ़ा वायर, ये रहा एक वायर, इस वायर में मैं तुम्हें बोलता हूँ करंट बह रही है ऊपर की साइड, करंट बह रही है ऊपर की साइड। तो मैं तुमसे पूछूं, बताओ इस वायर के राइट में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस वायर के पीछे वाला पॉइंट जो 3D में पीछे जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस वायर के आगे अगर कोई पॉइंट है तो उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस में, मैं बताता हूं। जिधर वायर में करंट फ्लो हो रहा है उधर करो तुम्हारा अंगूठा, ठीक है। ये लो मैंने करा अंगूठा, राइट हैंड ऑब्वियसली हमेशा, ये करा मैंने अंगूठा। अब बस मुट्ठी बंद करो क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जो भी, करंट की तरफ अंगूठा करो, ये करा अंगूठा। अब अंगुलियां किधर है तुम्हारी, ये रही अंगुलियां, अब मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी कैसे बंद करेंगे, ऐसे घुमा के और ऐसे, यानी ऐसे घुमाना पड़ेगा, सर्कल बन गया। नहीं समझ आया, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर, ऊपर की साइड अंगूठा कर। अब तेरी अंगुलियों को बंद कर, बंद कैसे करेगा, ऐसे ही तो सर्कल में घूमेंगी तेरी अंगुलियां, बंद बंद करने के लिए ऐसे ही तो घुमाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब तेरा सर्कल बन गया एंटी क्लॉकवाइज, समझा। यानी कि इस पॉइंट पर पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की साइड, इस पॉइंट पर इधर की साइड, इस पॉइंट पर इधर की साइड, ये देखो पूरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है तेरे को। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, समझा। अब ये क्वेश्चन होते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर बह रही है, अब बताओ इससे राइट में एक पॉइंट है, बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की साइड होगा, क्यों, क्योंकि करंट की तरफ अंगूठा करो, अंगुलियां मोड़ो, अंगुलियां ऐसे मुड़ेंगी इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पर तो इधर जाएगा, इस पॉइंट पर इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर इधर है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमें, इस पॉइंट पर इधर है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये वायर है, वायर के पीछे एक पॉइंट है, बताओ उस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट है। वायर के लेफ्ट में एक पॉइंट है, बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर अपनी साइड बाहर की तरफ निकलता हुआ। इस वायर के राइट में एक पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की साइड घुसता हुआ। इस वायर के आगे सामने की साइड एक पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड है। कैसे पता करोगे, समझे। एक वायर है, इस वायर में नीचे करंट बह रहा है, अब की बार क्या करोगे, अब की बार अंगूठा नीचे की साइड करो, नीचे की साइड करो, अब अंगुलियां किधर बंद होगी बता। अगर तूने अंगूठा नीचे की साइड करा, तेरी अंगुलियां ये रही, राइट हैंड की बात करो, तो अब अंगुलियां ऐसे बंद होंगी, समझ रहा है, इस तरीके से बंद होगी, इस बार क्लॉकवाइज घूमेगा मामला। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पर इधर, है ना। तो किसी भी वायर से किसी भी आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है, हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे, जो वायर है उसमें जो जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन में अंगूठा रखो और बस अंगुलियां मोड़ दो फिर। अब जैसे कि ये था, करंट ऐसे बह रही थी, है ना, अंगूठा इधर की साइड, फिर अंगुलियां मुड़ेंगी तो सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, पूरा सर्कल तो ऐसे बनेगा, डायरेक्शन तो अंदर की साइड जाएगी। देख ले भाई, भाई अगर अंगूठा तेरा इधर है, तेरी अंगुलियां ऐसी है, तो अंगुलियां कैसे घूमेंगी, ऐसे ही तो घूमेंगी ना, ऐसे ही तो, देख देख डायरेक्शन देख, आगे अंदर जा रही, देख घुस रही है, सोच के देख, ऐसे 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 ऐसे, ये देख घुस रही है ना अंदर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंदर की साइड। क्या ये रटना है, नहीं भाई, मैंने बोला बढ़िया से, कभी भी ये नहीं रटना होता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी किधर नहीं, नहीं, ये निकालना होता है उस समय। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अंगूठा करो करंट की डायरेक्शन में, जिधर भी उंगलियां हैं अब उनको घुमाओ, मोड़ो, मुट्ठी बंद करनी, इस डायरेक्शन में घूमेगी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाओ। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर,
इस पॉइंट पर इधर है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है बस तुम्हें, बस ऐसे करते रहो, आंसर आ जाएगा। एनीवे बायो सावर्ट का नियम फटाफट से याद करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, वायर से उस पॉइंट की दूरी जहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आई है करंट, साइन थीटा देखो ये एंगल होता है वायर और इस दूरी के बीच के, ये एंगल लेते हैं नहीं, एंगल पता क्या है, ये देख एंगल ये है दूरी आर, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची और ये एंगल अब थीटा, समझ रहे हो। कुल मिला के वायर और ये जो दूरी है उनके बीच का एंगल, ऐसा तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत। तो रटो फटाक से। अब हम कुछ फॉर्मूला याद करेंगे, इनको रटना पड़ता है बट यहाँ भी मेरे पास बहुत अच्छी चीज है, कुछ कुछ चीजें आसानी से रट जाएंगी और कुछ कुछ चीजें नहीं। ओके, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड रटना है। अनंत धारावाही तार के कारण, अर्ध अनंत तार के कारण, वृत्ताकार चाप के कारण, वलय के कारण, है ना, फिर हम बेलन, खोखले बेलन, ठोस बेलन के कारण, है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड हम रटने वाले हैं। अब देखो ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रटे थे, अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, ऐसे हम चीजें सब रटे थे। यहाँ पे देखो अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, देखना। तो अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाई आर। तो अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2k की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लैम्डा की जगह आई, और आर क्या होती है दूरी, तो यहाँ पे डी या आर जो भी दूरी, मतलब कि अगर ये अनंत लंबाई का वायर है तो इससे डी दूरी या आर दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वो दूरी होती है डी। तो वही तो आर आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है उससे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 2 की जगह 2, बस के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, लैम्डा की जगह आई आएगा। वहां लैम्डा क्या होता था, लैम्डा क्या चीज होती थी, लैम्डा होता है आवेश अपॉन लंबाई, क्यू बाई एल, जबकि यहाँ लैम्डा की जगह करंट आ जाएगा आई, क्योंकि यहाँ आवेश वगैरह नहीं होता, यहाँ तो करंट ही होता है, बस ये चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत लंबाई के तार के कारण 2k लैम्डा बाई आर होता था, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लैम्डा की जगह आई डालेंगे बस काम हो जाएगा। यह है अनंत लंबाई के तार के कारण। अगर अर्ध अनंत हो तो आधा अनंत, कि यहाँ से तो फिक्स है बट यहाँ से अनंत पे चले जा रहा है और कोई पॉइंट है यहाँ पे, इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अर्ध अनंत हो गया क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है, ऊपर से अनंत पे जा रहा है। फुल अनंत तो ये होता है कि एक तार है, ऊपर से भी अनंत नीचे से भी अनंत, ये होता है फुल अनंत, ये होता है अर्ध अनंत। तो एक अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो अर्ध अनंत के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर का भी आधा कर दो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये हो जाएगा अर्ध अनंत के कारण। तो अगर ये चीजें याद है कि अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, अर्ध अनंत के कारण k लैम्डा बाई आर, तो उससे हो सकता है। और चीज थी कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार नहीं है, कोई सीमित लंबाई का है, ये तार है, इसकी लेंथ फिक्स है मान लो, कुछ भी है, और इससे किसी आर दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था, ये दूरी होती थी आर, एंगल्स ये लिए जाते थे θ1 θ2। ऐसे में एक्स एक्सिस में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, वाई एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, और एक्स एक्सिस वाला कितना आता था, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, किसी तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, किसी धारावाही तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लैम्डा की जगह आई, और दूरी r की जगह आर डी, जो भी कुछ लिख सकते हैं वो। तो यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस में ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस में नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्स एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के लिए फॉर्मूला ये लगते थे। एक्स एक्सिस के लिए k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और वाई एक्सिस के लिए k लैम्डा बाई आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ऐसे ही आवेशित वृत्ताकार चाप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद किया था, E बराबर 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा ये एंगल होता था, ये कोई भी एक चाप है, ये कोई एंगल बना रहा है अल्फा इस पॉइंट पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और लैम्डा क्या होता था, लैम्डा क्या होता है कि आवेश कितना है अपॉन लंबाई कितनी है किसी भी वायर की, ऐसा होता था 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये वृत्ताकार चाप अल्फा एंगल यहाँ पे बना रहा है, अगर ये पूरा ही वलय होता तो ये एंगल 360 हो जाता, तो साइन अल्फा बाई 2 यानी 360 बाई 2 यानी 180 डिग्री। फिर ऐसे करके फिर सॉल्व करते तो जीरो आ जाता आंसर। खैर,
तो किसी भी आवेशित वृत्ताकार चाप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 2k λ/r sin α/2। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2k λ/r, ये सब sin α/2 ये सब नहीं रहता, सिर्फ μ0/4 पाई। ये तो हमेशा हर फॉर्मूले में μ0/4 पाई तो है, तो μ0/4 पाई। आई भी हर फॉर्मूले में है और नीचे डी हर फॉर्मूले में आएगा, तो μ0/4 पाई। आई हर फॉर्मूले में आता है, डी हर फॉर्मूले में आता है, ये सब है, बस एक्स्ट्रा में थीटा लगा देना है बस। यही है किसी भी चाप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। देख सकते हैं कोई भी चीज हो, लिटरली कोई भी चीज हो, μ0/4 पाई आई डी या आर, ये जो भी दूरी डी डी बोल दो चाहे आर बोल दो, जो भी दूरी बोल दो, ये तो हमेशा ही रहेगा। तो μ0/4 पाई, ऊपर आई नीचे डी और एक्स्ट्रा में बस थीटा लगा देंगे। ये होता है वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग था, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अलग है, 2k λ/r sin α/2, तो इससे तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको तो एज इट इज रखना पड़ेगा। तो ये हो गया वृत्ताकार चाप के कारण। अच्छा, अगर ये पूरा ही वृत्त बन जाए तो एंगल 360 डिग्री हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 360, बट इसको रेडियन में लिखना पड़ता है जो कि होता है 2 पाई, तो इसको हटा के 2 पाई लिखेंगे, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, आंसर आता है μ0I/2। एक पूरा वलय, एक पूरा वृत्त अगर बन गया, उसके कारण कितना है। अगर सिर्फ कोई चाप है, कोई बस इतना बन रखा है, चाप बन रखा है, ये पॉइंट है, यहाँ पे से एंगल बन रखा है थीटा, तब तो μ0/4 पाई I/d थीटा। और अगर पूरा एक वृत्त बन गया तो μ0I/2r, और अगर अर्धवृत्त बन गया तो इसका भी आधा, पूरे वृत्त का आधा कर दो, μ0I/4r कर दो। तो ये हो गया अर्धवृत्त के कारण। एक और चीज अब यहाँ देखो, हमने वलय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा था, एक आवेशित रिंग है, इससे किसी x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता था, kqx/r² + x² की पावर 3/2। इसको प्योरली रटना था, कुछ कर नहीं सकते थे इसका, ठीक है, यही था। बट रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, ये रहा। रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, μ0I/r² + x² की पावर 3/2। कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा। ये तो सेम है, r² + x² की पावर 3/2, बाकी चीजें तुम्हें रटनी पड़ेगी, μ0I/r², ये सब। जबकि यहाँ क्या था, kqx था, जबकि यहाँ देखो μ0I/r² और नीचे ये 2 r² + x² की पावर 3/2। ये चीज ही भूलेंगे ज्यादा, पूरी मैग्नेटिक चैप्टर में, इलेक्ट्रिक्स चैप्टर में सारे फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे। कुछ फॉर्मूलाज तो ना ग्रेविटी वाले चैप्टर से भी सिमिलरिटीज रखते हैं, इसलिए ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में भी तो होता है, रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, गोले के कारण ठोस गोला, खोखला गोला, ऐसा कुछ सब ग्रेविटेशनल फील्ड में थे, है ना। वहां भी हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय, हाँ, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय तीव्रता, दोनों चीजें हम वहां पढ़ते हैं ग्रेविटी में भी। और सेम हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक विभव। तो ये सारे फॉर्मुलाज तो सेम होते हैं ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये सबको याद रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मुलाज थोड़े से हटके होते हैं, वो तुम भूलोगे। चलो अच्छा, ग्राफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, ग्राफ। अच्छा, बाय द वे, होता क्या है, ये रिंग है, रिंग के कारण किसी x दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे घटक निकलते हैं, जैसे कि हमने छोटा सा टुकड़ा लिया, ये रिंग का छोटा सा टुकड़ा लिया dl लंबाई का, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स भी आते हैं बट कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल एक्स एक्सिस में आता है, ओवरऑल सिर्फ एक्स एक्सिस में आता है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। एनीवे, तो क्या रहा सीन, हाँ, ग्राफ ऐसा रहेगा, ग्राफ इधर रहेगा, r/2 पे ग्राफ इससे थोड़ा डाउन जाना चालू हो जाएगा, बाकी ये रहेगा। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा, और कितना रहेगा सेंटर पे, वही जो गोले का रहता था। अरे वृत्ताकार चाप के कारण, गोला नहीं था ये, चाप था, देख, चाप एक वृत्त, गोला और वृत्त में अंतर तुम्हें पता है ना, वृत्त होता है ये वलय रिंग, जबकि गोला होता है पूरा फुटबॉल, चारों तरफ से गोल। तो गोले के वो सॉरी वृत्त के कारण, रिंग के कारण μ0I/2r था, तो वही है। तो अगर मैं किसी भी रिंग के सेंटर पे बोलूं तो μ0I/2r आएगा, पर सेंटर से किसी x दूरी पर बोलूं तो, ये देखो ये रिंग है, सेंटर से x दूरी, लंबवत दूरी होनी चाहिए ऐसे, है ना। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो ये मैं बोलूंगा μ0I/r²/2 r² + x² की पावर 3/2। और अगर मुझे सिर्फ सेंटर पे पूछा तो x को 0 कर दे, सेंटर पे पूछा ना तो कोई दूरी तो है नहीं, x को 0 कर दो। पता है, जब भी कोई फॉर्मूला याद रखो, ये ध्यान रखा करो, कौन सी चीज क्या है, r क्या है, रिंग की रेडियस, x क्या है, ये दूरी है ना, सारी चीजें याद रखा करो। चलो, अगर तो x की वैल्यू 0 करेगा ना तो देख μ0I/2r ही आंसर आएगा, जो कि होता है एक रिंग के लिए। एनीवे, ये सारे फॉर्मूलाज हो गए। ओके, अब हम सारे फॉर्मूलाज को पैरेलली याद करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में कैसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर मतलब मैग्नेटिक चैप्टर्स में कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, देखो जिस तरीके से मैं याद रखता हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सीमित लंबाई का अगर तार है, नॉर्मल सीमित लंबाई का तार है, उससे किसी पॉइंट पर पूछा गया है ना, एंगल्स इस पॉइंट पर अगर मैं ऐसे बनाऊं और ये बीच एक लाइन खींचूं तो ये एंगल बनता है थीटा 1, ये एंगल बनता है थीटा 2, ठीक है। तो ये एक सीमित लंबाई का कोई एक तार है, इस तार पर कोई ना कोई आवेश होगा, ठीक है। तो इसके कारण आवेश होता है, आवेश को यहाँ दर्शाया जाता है लैम्बडा से। लैम्बडा क्या होता है, आवेश अपॉन लंबाई, कि कितनी लंबाई में कितना आवेश है। इसके कारण क्या रहता है, 2k λ/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये रहता है, या फिर k λ/r, बोलो, जाके देखते हैं, जाके देखते हैं अपने नोट्स में। अनंत लंबाई के तार के कारण ये देखो सिर्फ k λ/r है, 2k λ/r नहीं है, हटाओ यार, ये लो k λ/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा, k की जगह μ0/4 पाई, लैम्बडा की जगह आई, दूरी की जगह जो भी आर डी जो भी है, और फिर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। गॉट इट। अनंत लंबाई के तार के कारण बताओ, इधर होता है 2k λ/r इलेक्ट्रिक फील्ड, अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर दूरी पर 2k λ/r। तो इधर क्या होता है, 2k की जगह μ0/4 पाई, लैम्बडा की जगह आई, और आर की जगह आर डी जो भी दूरी तुम्हें दे रखी होगी। तो यहाँ लैम्बडा एक तरह से आवेश चार्ज वगैरह उस चीज को डिनोट करता है, और यहाँ चार्ज वगैरह की जगह आई आ जाता है, करंट आ जाता है, और वहां के और यहाँ के की जगह μ0/4 पाई आ जाता है। ये ध्यान रखना, के की जगह μ0/4 पाई। और ये सही है। और क्या हो गया, ये हो गया अनंत लंबाई के तार के कारण। अब मैं बोलता हूँ अर्ध अनंत, आधा अनंत लंबाई के तार के कारण। तो ये 2k λ/r की जगह k λ/r हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो ये हटा दो, फिर बच जाएगा सिर्फ μ0/4 पाई I/r। और क्या बचा, वलय, वलय नहीं, सबसे पहले सर्कल बचा। हाँ, एक वृत्ताकार अगर कोई चाप है और इस पर कोई तो भी आवेश है और इससे दूर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर ये दोनों पॉइंट्स मिला दे और एंगल बनता है अल्फा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r साइन अल्फा/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। वहीं अगर ऐसा कोई चाप हो तो उसके कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हो, एंगल थीटा अल्फा जो भी हो, थीटा मान लेते हैं एंगल, तो ऐसे में क्या रहता है, μ0/4 पाई, ये हमेशा हर फॉर्मूले में μ0/4 पाई रहता है। और क्या, आई हमेशा रहता है, और आर दूरी हमेशा नीचे रहेगी आर। अब कौन बचा, थीटा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी वृत्ताकार चाप के कारण दूर कोई पॉइंट है तो थीटा एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। ये भी ठीक है। अब ये बन गया, इसी से हम निकालेंगे पूरे एक सर्कल का, या फिर पूरी एक वलय बन गई, एक रिंग बन गई, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। तो थीटा की जगह कितना रख देंगे, 360 रख देंगे, क्योंकि पूरी वलय बन गई 360 बन गई, 360 को 2 पाई बोला जाता है, तो μ0/4 पाई I/r, और एंगल की जगह रखेंगे 2 पाई, कटेगा 2 आ जाएगा, μ0I/2r आ जाएगा, μ0I/2r आ जाएगा। ये सारे इस तरीके से याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले, और उन्हीं से बन जाएंगे मैग्नेटिक वाले फॉर्मूले। थोड़ा बहुत इधर उधर याद रखना पड़ेगा, बाकी नहीं। ये हो गया। दो एक्स्ट्रा चीज और जो मैं याद रखता हूँ, क्या, अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को अलग तरीके से भी याद रखता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वाले से भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला ऐसा है तो ये कैसा होगा, ऐसा करके थोड़ा कर तो सकते हैं, बट इन दोनों के फिर भी मैं याद रखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और एक पूरे रिंग वृत्त के कारण, सर्कल नहीं, हाँ नहीं सर्कल है बट स्फेयर नहीं है, गोला नहीं है, ये सर्कल है सिर्फ। तो एक अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि दिखता है ये सर्कल है, सर्कल है तो पाई तो आना चाहिए इसके फॉर्मूला में, बट पाई नहीं आएगा, जबकि ये एक अनंत लंबाई का तार है, यहाँ पाई का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसके फॉर्मूले में पाई आएगा। बताना, एक अनंत लंबाई के तार के कारण किसी आर दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I/2 पाई, μ0I/2 पाई, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला है। ये अनंत लंबाई के तार के कारण, ये 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, μ0I/2 पाई, यही आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखते हैं, अब याद रखते हैं कि अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2 पाई, μ0I/2 पाई। डन। तो अर्ध अनंत कितना होगा, ये तो है पूरे अनंत का,
अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण कितना होगा, इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा मतलब इसको भी डिवाइड में 2 कर दो, तो फिर नीचे 4 आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो जाएगा अर्ध अनंत तार के कारण। बाकी अनंत तार के कारण भी के लिए रखना म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब व्रत के लिए पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पाई नहीं आएगा, सोचो व्रत है फिर भी पाई नहीं आ रहा, जबकि यहाँ कोई सर्कल नहीं है फिर भी पाई आ रहा है इसके फॉर्मूला में। ये दोनों में इंटरेस्टिंग चीज है। ओके अच्छा, रिंग रिंग बचा भी। हाँ रिंग, एक रिंग है, रिंग के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, आर तो क्या रेडियस ले लेते हैं ना, आर तो रेडियस ले लेते हैं, किसी एक्स दूरी पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है 2, नहीं 2 पर नहीं होता था, म्यू नॉट आर स्क्वायर हाँ अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आर स्क्वायर होता था कि आई स्क्वायर होता था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा जब तक उसमें करंट नहीं होगी, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर था आई थिंक। ये देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर था। ओके, फॉर्मूला में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर था, हम गलत है थोड़ा सा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कंफ्यूजन काफी है, बट इस तरीके से याद करेंगे आई थिंक काम बन जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, ग्राफ ये हो जाएगा। एम्पियर लो, एम्पियर लो क्या कहता है, अगर एक लूप है, एक बंद लूप है, जैसे कि मान लिया जैसे गाउसियन सरफेस मानी जाती है, ऐसे एक बंद लूप मान लिया गया, तो अगर एक बंद लूप है और इस बंद लूप के बीचों बीच में से अगर कोई वायर गुजर रहा है और उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है जो कि है आई, एक वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसके चारों ओर एक लूप मान लो, तो लूप कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि आई की तरफ अंगूठा करेंगे, आई की तरफ जिधर करंट फ्लो होती है उधर अंगूठा किया जाता है, आई की तरफ अंगूठा करेंगे, ये क्या अंगूठा, तो अब अंगुलियां हमारी ऐसे रहेगी, अंगुलियों को बंद करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, इससे पूछ लिया बताओ उसके राइट वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की साइड, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर लेफ्ट, इस पॉइंट पर ऊपर की साइड, इस पॉइंट पर राइट साइड। तो करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, खैर वो तो पता है। एनीवे पॉइंट इज कि अगर किसी वायर में आई धारा बह रही है और एक लूप बंद लूप मान लिया जाए, तो फॉर्मूला बनता है बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला बनता है, ये एम्पियर का लॉ है। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, डी एल और म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। डी एल मतलब एक छोटा सा अगर वायर का एक टुकड़ा माना, उसकी लंबाई एल मानी, तो बी डॉट डी एल का समाकलन मतलब पूरा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है बी, छोटी सी लंबाई डी एल मानी, ऐसा। वैसे लेंथ तो किसके लिए जाएगी, लेंथ तो वायर की बोल रहा होगा आई थिंक, म्यू नॉट आई इन। ओके ओके, इसमें इसमें 2-3 चीजें बात करने की। एम्पियर लॉ सबसे पहले तो याद रखना ये एम्पियर लॉ है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि एम्पियर लॉ होता है। 2-3 चीजें बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्पियर लॉ पहले तो है बी, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये समाकलन का साइन है। समाकलन के साइन पे एक गोले का मतलब है क्लोज लूप होना चाहिए, तब ये लागू होता है। तो बी डॉट डी एल का समाकलन इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट आई इन, मतलब अंदर से लूप के अंदर बहनी चाहिए धारा। इसका मतलब ये है कि अगर एक, मान के चलते हैं एक ऐसा लूप बन रहा है, इसमें से एक वायर से बिल्कुल बीचों बीच में से जा रहा है, इसमें I1 धारा ऊपर बह रही है, एक वायर जा रहा है इसमें I2 धारा नीचे बह रही है, एक दूसरा वायर बाहर है जिसमें I3 धारा ऐसे बह रही है। फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस म्यू नॉट I2, क्योंकि ये नीचे जा रहा है भाई, एक को प्लस मानो तो दूसरे को माइनस, ऐसा। I3 के कारण कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ये आई इन होता है, मतलब जो लूप के अंदर से जा रहा है, बाहर से जो वायर जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं, इस लूप, ये जो लूप बना हुआ है इस लूप के अंदर से जाना चाहिए करंट, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ये होता है। तो आई क्या होता है, करंट जो कि लूप के अंदर से बहे। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, इस वाले तार के कारण, इस वाले तार के कारण, कि बाहर वाले तार के कारण। तो हम कहेंगे कि नहीं लूप के अंदर वालों के कारण ही नहीं, ऐसा नहीं, सभी तारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो ही नेट मैग्नेटिक फील्ड माना जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, लूप के अंदर तार है उनके कारण या लूप के बाहर है तार उनके कारण।
तो आंसर है दोनों के कारण। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, सभी जो आसपास जितने भी तार है सब में करंट फ्लो हो रहा है, तो सभी के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होता है बी। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। बट ये आई क्या होता है, ये होती है सिर्फ लूप के अंदर जो जो धारा बह रही है उन्हीं को माना जाएगा, बाहर वालों को नहीं। एम्पियर लॉ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब हम देखते हैं खोखले बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड और ठोस बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इसी को पैरेलली हम वो भी ध्यान में रखेंगे कि जो हमने क्या था, खोखले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और ठोस गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम पैरेलली यहाँ पे देख सकते हैं। खोखले यानी होलो, होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इनके फॉर्मूला हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले खोखले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का था जीरो, क्योंकि खोखले गोले में कोई आवेश नहीं रहता अंदर, सारा आवेश उसकी सतह पे, सरफेस पे चला जाता है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जीरो। तो यहाँ भी देखो खोखले बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा जीरो। तो अंदर यानी जब आर स्मॉल ये होता है। अच्छा, सतह पर कितना होता था, सतह पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर यही रहता था। तो फिर इधर क्या रहेगा, खोखले बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, वही जो एक अनंत लंबाई के तार के कारण था। क्योंकि खोख बेलन देखो एक तार ही तो है, बेलन क्या है, एक लंबा तार ही तो है, ऐसा मान के चलो। जो अनंत लंबाई के तार के कारण फॉर्मूला याद रखा था हमने, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वही है। बट आर क्या है, ये बात याद रखनी, आर क्या है, खोखला बेलन अगर है और अगर उसकी रेडियस आर है, वो है आर। ये नहीं कि बेलन से कितनी दूर है आर, नहीं नहीं, आर है बेलन की रेडियस, अभी अभी तो आर है बेलन की रेडियस, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये कब है, जब हम सरफेस पे, जब सरफेस से भी आगे बढ़ गए तो, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, सरफेस से भी आगे बढ़ गए तो फिर फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब की बार स्मॉल आर लगा दो। दोबारा से समझाता हूँ, एक खोखला बेलन बनाते हैं, ये है खोखला बेलन। यहाँ अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछे कितना आएगा, जीरो। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये सेंटर है, ये एक पॉइंट है, दूरी कितनी है स्मॉल आर, अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। यहाँ पॉइंट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पॉइंट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे, ये जो दूरी है स्मॉल आर, ये बराबर हो जाएगी कैपिटल आर की। कैपिटल आर है इसकी त्रिज्या। जैसे ही सरफेस पे पहुंचे, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गई। और ऐसे में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जो अनंत लंबाई के तार के कारण होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। चलो ठीक है, और हाँ बस, और अगर जैसे किसी पॉइंट बाहर चले गए, कोई पॉइंट है ना, क्या बोलते हैं इसको, बेलन से भी बाहर चले गए, तो सेंटर से ये दूरी होती है आर, तो अब क्या रह जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आपके पास स्मॉल आर आ जाएगा। सही है। तो जैसे वहाँ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता था, फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर और फिर अगर जैसे बाहर चले गए आर ग्रेटर देन आर, तब बन जाता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये खोखले गोले में सिंपल सा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सेम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल है भाई। अगर अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सरफेस पे चले गए तो वही जितना अनंत लंबाई के तार के कारण आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फिर और अगर आगे चले गए तो और वही। अच्छा, ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा जो खोखले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी में बनता था, कि शुरू शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये देखो जीरो जीरो जीरो, अचानक से बढ़ेगा। अचानक कैसे, ये आया ना, अचानक से सतह पर आते ही अचानक से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर जैसे जैसे आगे जाओगे घटता जाएगा, कैसे, ये दूरी आर, जैसे जैसे आर घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटे जाएगा, ये लो घटते रहा। सिंपल, कोई नहीं रखना ग्राफ। तो जैसे खोखले गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता था, वैसा ये बनेगा। ठोस में क्या होता था, ठोस गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्मूले क्या थे, चेक कर लें। जब अंदर रहेगा और जब सरफेस पे रहेगा और जब सरफेस से बाहर चला जाएगा। अंदर होता था के क्यू आर बाई आर क्यूब, ऐसा कुछ था, नहीं ये नहीं था, एक तो वो वर्क का था और एक ये था, हाँ नहीं नहीं यही था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, यस। और ये तो नहीं था, वो तो उसमें विभव वगैरह में आता था। क्या हमें चेक कर लेना चाहिए, यस हमें चेक कर लेना चाहिए, नोट्स निकाल के एक सेकंड में दिखाता हूँ। विभव विभव भी दिखा देगा इसके, विभव भी अगर हम रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। वेट, खोखला गोला कहाँ गया, ये रहा खोखले गोले का, सही है, ये रहा, हाँ यही है। ठोस गोले के कारण के क्यू आर बाई आर क्यूब, फिर बात तो बाकी सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है। और यहाँ भी क्या होगा, म्यू जे आर बाई 2, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अलग है ये, ऐसा नहीं है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होगा के क्यू आर बाई आर क्यूब,
फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ग्राफ भी ऐसे ही बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ही बनता था। तो अंदर ठोस बेलन के अंदर कोई भी पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू जे आर बाई टू। जे क्या होता है? जे क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट फ्लो होती है और अपॉन कितने एरिया में वो करंट फ्लो हो रही है वो होता है जे। एग्जाम्पल के लिए अगर ठोस बेलन है, ठोस बेलन है ये रहा, जैसे कोई भी वायर है, कोई भी वायर एक तरह से बेलन ही होता है और वो ठोस बेलन ही होता है। इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, ये सेंटर होता है, करंट इस पूरे वायर में फ्लो हो रही है। बट अगर हमसे पूछा जाए इससे किसी स्मॉल आर दूरी पर इस पॉइंट पर वो बताना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हमें ये पूरा ये एरिया लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला। तो जे क्या आएगा? आई अपॉन एरिया। अब एरिया कैसे लेंगे? एरिया में बताऊँ कैसे लेंगे। ये स्मॉल आर है ना, तो इसका एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। पूरे का नहीं, अरे पूरे बेलन की रेडियस तो कैपिटल आर, तो पूरे का एरिया तो ये हो जाएगा। तो पूरे का एरिया नहीं लेंगे, उतना एरिया लेंगे जितना, जितने पे तुम्हें पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, स्मॉल आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सिर्फ उतना उतना एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो जे क्या होता है? धारा घनत्व बोला जाता है, आई अपॉन ए होता है। तो म्यू जे आर बाई टू, म्यू जे आर बाई टू मतलब म्यू नॉट बोलना चाहिए, म्यू नॉट जे आर बाई टू। तो जे क्या होता है? आई अपॉन ए। और एरिया कौन सा लेंगे? पूरे बेलन का नहीं लेंगे ऑब्वियसली, सिर्फ वहां वहां का जहाँ का जितने दूरी पर पॉइंट दिया है, तो म्यू नॉट जे आर बाई टू। और फिर तो बाकी म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, वो तो सही है। अनंत लंबाई के तार के कारण जितना होता है वैसा टाइप का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखने में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सही है। रटने में कहाँ ज्यादा दिक्कत पड़ेगी? ये पड़ेगी रिंग वाले में करने में पड़ेगी। और कंफ्यूजन यहाँ होती है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है इस वाले में, बट अब नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि मैंने बता दिया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये नॉर्मल है, सभी फॉर्मूले में आएगा। आई हमेशा रहता है, डी हमेशा रहता है, तो बस थीटा लगा दो। तो इसमें आई थिंक अब नहीं आएगी दिक्कत। रिंग वाले में देख लेना, इसमें आ सकती है। एनीवे ये हो गया सोलेनॉइड। अच्छा, इनके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे, ज़्यादा कुछ सीन नहीं है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सीन क्या रहता है? ये एक सोलेनॉइड है, जैसे कि मान के चलते हैं सोलेनॉइड के अगर हमें सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए, मान लेते हैं ये एक सोलेनॉइड है, ये रहा एक सोलेनॉइड, ये देखो, इसके सिरे पर हमें निकालने को बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड। तो सिरे मतलब यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से चालू करेंगे, एक लाइन तो बिल्कुल सीधी जाएगी, एक लाइन से दूसरे वाले सिरे को ऐसे टच किया जाएगा, ये एंगल निकाला जाएगा थीटा। ये इसकी लेंथ क्या हुई? एल। और इसमें जो तार लपेटा हुआ होता है, ये जो तार लपेटा हुआ है ये इसके एन टर्न्स होते हैं, कैपिटल एन टर्न्स है, टर्न्स की संख्या। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सिरे पर, सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड क्या होता है? एक इस टाइप का होता है, बेलन टाइप का, और उस पर लपटा होता है तार, और तार में करंट फ्लो होती है। तो सोलेनॉइड के सिरे पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा। अगर एक आदर्श सोलेनॉइड है तो वो बहुत बड़ा होता है, और अगर सोलेनॉइड बहुत बड़ा है तो थीटा बहुत ही छोटा आता है। कैसे? अगर सोलेनॉइड बहुत ज्यादा लंबा है और अगर तुम उसके सिरे पे हो, तो एक तो ये लाइन और फिर एक यहाँ से मिला के वो कहाँ दूर तक, थीटा कितना सा बनेगा। अगर सोलेनॉइड आदर्श सोलेनॉइड है जो कि बहुत लंबा होता है, और अगर बहुत लंबा है थीटा छोटा होता है, और कॉस थीटा अगर छोटा है तो उसको वन बोल देते हैं। तो अगर मैं इसको वन बोल दूं हटा के, तो सिर्फ क्या बचा? म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो यही होता है आदर्श सोलेनॉइड के सिरों पर, सोलेनॉइड के सिरों पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो म्यू नॉट एन आई बाई टू, मुन्नी बाई टू, म्यू नॉट एन आई मुन्नी, सोलेनॉइड के सिरों पर। वैसे पूरा फॉर्मूला याद रखना है कि एक सोलेनॉइड है, ये ऐसा है, इसके सिरे पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो सिरे पर एक पॉइंट बनाओ, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, ये एंगल होना चाहिए थीटा, और म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा। अगर आदर्श सोलेनॉइड है तो लंबाई ज्यादा होगी, थीटा नगण्य मान लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी बस। तो म्यू नॉट एन आई बाई टू, ये तो था सिरों पर। अब बोल दिया जाए सोलेनॉइड के सेंटर पे बताओ, तो सेंटर ये मान लो, और इसमें भी थीटा वन थीटा टू कैसे लेना? इधर से ये दो लाइंस खींची, थीटा वन आ गया, इधर से ये दो लिया, थीटा टू आ गया। ऐसे में जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा भाई? म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। अब वही बात, अगर सोलेनॉइड बहुत बड़ा हुआ तो cos थीटा वन cos थीटा टू ये बहुत स्मॉल हो जाएंगे। और तुम्हें पता ही है जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो cos थीटा की वैल्यू वन लिख सकते हैं, ये भी वन, ये भी वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट एन आई बचेगा। तो अगर एक आदर्श सोलेनॉइड है, एक अनंत लंबाई का सोलेनॉइड है, तब तो उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई रहेगा। बाकी अगर नॉर्मल लंबाई का है तो फिर फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई बाई टू cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू, सेंटर पे, सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड के सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू cos थीटा। ठीक है, सिरे पर क्या है? म्यू नॉट एन आई बाई टू cos थीटा, ये देखो। और
सेंटर पे म्यू नॉट एन बाई टू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। और अगर एक आदर्श लंबाई का है तो उसकी बहुत लंबाई ज़्यादा होती है, अनंत लंबाई होती है, थीटा 1 थीटा 2 ये बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, एक आदर्श लंबाई के सोलेनोइड के सेंटर पर म्यू नॉट एन आई और सिरे पर कितना होता है म्यू नॉट एन बाई टू। तो म्यू नॉट एन आई याद रखते हैं, मुन्नी म्यू नॉट एन आई ऐसा। अच्छा, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अब एक और चीज, ये एन है क्या, स्मॉल एन, ये क्या है ये बताते हैं। इधर सोलेनोइड है, सोलेनोइड की लेंथ होती है एल, और इस पर एक वायर लपटा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे टर्न्स होते हैं उसके, क्या होते हैं टर्न्स। टर्न्स कितने हैं, एन है। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है कितने टर्न्स कितने लेंथ में है, एन बाई एल, सिंपल। टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है, सोलेनोइड, ये इसको गोल घुमा के चल रही है, ऐसे मान लो एक सोलेनोइड, सोलेनोइड है, इसी को गोल घुमा के इसका सर्कल बना दिया बस। ये देखो ये तार ऐसे जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, ये गोल घूम घूम के वापस आ गया, इधर चला गया, ये देखो सोलेनोइड, बस टोरॉइड बोल देगा इसको, गोल है। सेम इसका भी फॉर्मूला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई, इसमें भी टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या ही रहेगा, 0 रहेगा, म्यू नॉट एन आई। अच्छा यहाँ एन क्या है, देखो एन क्या होता है, कितने टर्न्स और कितनी लेंथ है, राइट। सोलेनोइड में ये था, सोलेनोइड में स्मॉल एन क्या था, कैपिटल एन अपॉन एल, यानी टर्न्स प्रति लंबाई। टोरॉइड में क्या होगा, एल की जगह 2 पाई आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये एक सर्कल है और सर्कल की लेंथ तो उसकी परिधि ही होती है जो कि होता है 2 पाई आर, तो बस। तो यहाँ भी ऐसा कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, मुन्नी, है ना। ये दोनों फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे, और बस थोड़ा ये मुन्नी और म्यू नॉट एन बाई टू, मुन्नी और आधी मुन्नी बस। ये देखो ये सोलेनोइड है, ये सीन है इसमें। अच्छा एक और चीज, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे उसका भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। वायर मानते हैं ऐसे जा रहा है, वायर ऐसे करके और फिर ऐसे होके, इस तरीके से हम वायर बनाते हैं। ओके ओके गलत हो गया, ठीक है एनीवे। अब इसमें करंट फ्लो हम देखते हैं, करंट फ्लो कैसे कराते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे करंट फ्लो कराते हैं, ऐसे जा रही ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे होके ऐसे, फिर नीचे से आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे से, फिर ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे होता हुआ करंट, करंट समझ रहे हो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे में इसका जो वो रहेगा, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो जब भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे डायरेक्शन में ना, तो ऐसे डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमा के मुट्ठी बंद करो, राइट हैंड के से उंगलियां घुमा के ऐसे मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, अंगूठा आएगा इधर, कोशिश कर, तो सारा इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है, ये सीन रहता है। ये हो सोलेनोइड में है, सोलेनोइड में। अच्छा एक और चीज है सोलेनोइड में, अच्छा अब यहाँ क्या डायग्राम बने हुए हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये भी है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ ये देखो ये वायर सोलेनोइड के, ये वायर से सोलेनोइड के, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी जरूर इनमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, इनमें करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे हो रहा होगा, ताकि ऐसा उंगलियां घुमाए रंग उठाए इधर, नहीं नहीं अंगूठा तो उधर आ जाएगा, फिर गलत होगा गलत होगा। इनमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा एक बार बताओ, इनमें इनमें करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा इनमें, ताकि इधर की साइड से अंगुलियां घुमाएंगे, अंगूठा आएगा इधर, राइट हैंड का अंगूठा, ठीक है ठीक है। तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इधर, ये लो, यानी इनमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, इनमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, बस सही है। तो करंट फ्लो होने के कारण, अच्छा देखो ये ऐसे वायर निकल के ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मान लो, ऐसे, तो वायर ऐसे आ रहा है तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है, मान के चलते हैं। तो कोई भी एक वायर, अभी बताया था कोई भी एक वायर है, इसमें करंट बह रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, लूप बन जाता है, एक बनता है कि नहीं बनता, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बनेगा, राइट। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि अगर एक सोलेनोइड है, ये आई डोंट थिंक मैं कैसे बता पाऊंगा इसको अच्छे से, इसमें वायर लपटा हुआ है, तुम्हें पता है ना वायर ऐसे लपटा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे मान लो करंट ऐसे आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है, तो इसके चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होएगा,
वो कैसे डिसाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है मैं अभी बता चुका। कोई भी इतना डिटेल में जाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी वायर है जिसमें करंट फैल रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, इसके आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी तुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए कैसे बताएगा? करंट की तरफ अंगूठा करेंगे, अंगुलियां किधर है जिधर भी है, फिर अंगुलियां बंद करने की कोशिश करेंगे, वो अंगुलियां बंद होंगी तो जिस डायरेक्शन में वो बंद हो रही है उसी डायरेक्शन में एक सर्कल बना देंगे। तो ये देखो ये सर्कल बन गया, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। ओके लिव इट। और क्या है? अच्छा एक चीज हमने देखी थी, कोई भी एक आवेश है, कोई भी एक क्यू आवेश है, वो किसी भी वी वेग से जा रहा है और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है और यहाँ इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या इस वायर पे कोई फोर्स लगना चाहिए? बिल्कुल। अरे इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट भी तो एक आवेश ही है, वो फ्लो हो रहा है तो ऊपर बल तो लगना चाहिए। कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा? इसको करने के लिए एक चीज हम कर सकते हैं कि dt से कर देगा तो dt, हाँ हाँ एक काम करते हैं, दोनों तरफ dt कर दो, इधर भी dt, इधर भी dt, चलेगा? ये dq बाई dt क्या है? अरे q अपॉन टाइम, आवेश की दर, ये तो करंट होती है, तो ये तो हो गया करंट। एक काम करते हैं df बाई dt ना, फोर्स को तो इधर रखे, इस dt को इस dv इस v के पास भेजता हूँ तो v इंटू dt, पता है तुम्हें? अरे v बराबर dx बाई dt होता है, तो v इंटू dt हो जाएगा तो वो dx बन जाएगा, dx मतलब एक तरह से x लेंथ रे, तो लेंथ बन जाएगा ये, तो आई एल क्रॉस बी ये फॉर्मूला बन जाता है। तो दो फॉर्मूले रखने, दो फॉर्मूले रखने में बताते हैं। अगर कोई एक आवेश है वो v वेग से जा रहा है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स लगेगा q v क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर एक कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, इस पर फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, ये इस पे फोर्स लगेगा वायर पे, सिंपल सी बात है। अब और क्या पूछा जा सकता है? दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कितना लग रहा है? ये एक तार है, इसमें ये ए नंबर का तार है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई ए, ये है बी नंबर का तार, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई बी। तो देखो हम निकालते हैं ए के कारण बी पर बल, देखो ये फॉर्मूले रटने के नहीं होते, मैं भी नहीं रटता, रटता नहीं हूँ, ठीक है? तो ए के कारण बी पर बल लगाना है। अब सिंपल सी बात है, इस ए को तो भूल जाओ, सबसे पहले हमें गोल क्या है, बी पर कितना बल लग रहा है। बी क्या है? ये रहा, इसमें एक आई बी करंट फ्लो हो रही है, एक तार है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इस पर बल लगेगा ही क्यों? पहले बात तो इसलिए लगेगा क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा कोई ना कोई। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा? खुद के कारण नहीं, खुद के कारण खुद पे ही मैग्नेटिक फील्ड तो लग जाएगा। ये दूसरी वाली जो वायर है जिसमें आई ए करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो किधर आएगा? नीचे की साइड आएगा। कैसे पता? अरे भाई ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसकी तरफ अंगूठा करेंगे, अंगूठा करेंगे, अंगुलियां मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ते ऐसे पूरा सर्कल बनेगा, तो इस पॉइंट पर तो नीचे आएगी डायरेक्शन, ठीक है? यानी इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नीचे, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स कैसे लगेगा? कैसे कैसे निकालते हैं फोर्स? फोर्स निकालते हैं आई एल क्रॉस बी, ठीक है? एल इसकी लेंथ मान लो, एल क्रॉस बी, लेंथ किधर माने इसकी? देखो जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उसी डायरेक्शन में लेंथ मान लो, करंट ऐसे बह रही, ये मान लो लेंथ एल, और ये है बी, एल क्रॉस बी करो। एल क्रॉस बी कैसे करेंगे? एल की तरफ अंगूठा कर दो, या तो एल की तरफ अंगूठा और बी की तरफ सारी अंगुलियां खोल दो, हथेली किधर आएगी? इधर आएगी हथेली, तो यही है तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन, एल क्रॉस बी, यानी इधर लगेगा फोर्स। यानी क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो वायर है ये इस वाले वायर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और सेम ये वाला वायर दूसरे वाले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर सेम ही फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितना लगाएंगे? आई एल क्रॉस बी। तो हम निकालते हैं ए के कारण बी पर कितना बल लग रहा है, निकालते हैं आई एल क्रॉस बी। बताओ इसमें करंट फ्लो कितनी हो रही है? इस खुद में, इसके खुद में करंट फ्लो कितनी हो रही है? आई बी है ना, फोर्स कितना लगेगा? आई बी, एल क्या है? एल, बी कितना लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण लग रहा है, तो बताओ कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई ए, और उससे किसी डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, यही तो था अनंत लंबाई की तार का नाम, म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी। तो बी कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, सबको
मिला दो, फॉर्मूला बन गया। तो एक तार के कारण दूसरे तार पर बल, सिंपल सी बात है, एक तार के कारण दूसरे तार पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, बस ये निकालो। इस तार के कारण दूसरे तार पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, कितनी दूरी पर है ये, डी दूरी पर है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगेगा, एल लेंथ इधर मान लो, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो एफ बराबर आई एल क्रॉस बी कर दो, आई एल बी। सिंपल था कि नहीं, इसको रटना नहीं है। ये तो था दो समांतर आवेशित अनंत लंबाई के तार जो है उनके कारण एक दूसरे पर बल। बट क्या हो अगर एक तार तो ऐसा हो, ये देखो, ये एक तार तो ऐसा है जिसपे करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है। दूसरा तार है ऐसे, एक तार तो ऐसे, दूसरा तार ऐसे रखती है आपकी बात, समांतर नहीं है अभी एक दूसरे के। ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल जाएगा, ऐसे में थोड़ा सा समाकलन वगैरह होता है, थोड़ा है इसमें इशू। क्या रहता है देखो, ये एक तार है ना, एल लेंथ, एल लेंथ मान लेते हैं। वैसे तो दो अनंत लंबाई के तार लिए जाते हैं, ये मान लो इधर वाला भी अनंत, तो खैर कैसे ले लेंगे, टच हो जाएगा उसके, बट ले लिया, मान लो ये एक एल एल लंबाई का तार है और ये एक अनंत लंबाई का तार है, डन, ऐसा मान के चलते हैं। अब सीन क्या रहता है, ये यहां से यहां तक की तो दूरी डी है और ये पूरी दूरी है एल, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 और अनंत लंबाई के तार में करंट फ्लो हो रही है I1। तो इसके कारण इस पर फोर्स पूछ लिया, इसके कारण इस पर फोर्स पूछ लिया। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट अभी भी रहेगा, देखो इस पर फोर्स लगाना, इस पर फोर्स निकालना ना, फोर्स क्या होगा, आई एल इंटू बी, ठीक है, एल। अच्छा बाय द वे, ये अनंत लंबाई का तार है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर, इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बताओ, अंदर की साइड। कैसे, इसकी तरफ अंगूठा करो, फिर अंगुलियां कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, है ना, तो ये डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी, ऐसी तो आएगी, अंदर ही तो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगेगा, अंदर की साइड, कहाँ लगेगा, अंदर की साइड। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, इधर, तो इधर ही लेंगे इसका एल, तो एल क्रॉस बी, एल की तरफ अंगूठा, बी की तरफ अंगुलियां, हथे जाएगी ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, यानी इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा, डन। तो एल इधर है, बी इधर है, वही 90 डिग्री यार, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो चिंता मत करो तुम। आई एल क्रॉस बी करते हैं, क्रॉस में साइन आता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी, आई कितना है इसमें I2, एल कितना है, बस मेन यही है, बी निकालना होता है, काम हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। बट क्या समाकलन में जाता है, इतना सिंपल नहीं है, देखो कैसे करना पड़ता है। करंट कितनी है इसमें I2, अब एल क्रॉस बी कर नहीं सकते, डी आर ले लिया कोई दूरी, डी आर इंटू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मैंने ले लिया, दूरी को 2 पाई आर, क्योंकि अभी पता नहीं ये ऐसे लेंथ है यार, इसका छोटे डी आर ले लिया और उसकी लेंथ को आर ले लिया, उस दूरी को आर ले लिया, ऐसे लिया है, समाकलन होगा इसमें, उस वायर की छोटी सी लेंथ को डी आर ले लिया, तो आई एल क्रॉस बी, है ना, एल की जगह डी आर दूरी ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और ये जो दूरी है यहाँ से वो आर मान ली मैंने। देखना कैसे, म्यू नॉट आई, इनको तो बाहर ले लो, जो कांस्टेंट चीजें उन सबको बाहर ले लिया, 2 पाई को भी बाहर ले लिया, सब बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, डी आर अपॉन आर, यानी 1/r डी आर, 1/r डी आर। तो पता है 1/r का समाकलन एल एन आर हो जाएगा, ये हो गया एल एन आर। लिमिट क्या है, लिमिट है डी से लेकर डी प्लस एल, कैसे, यह है डी, डी से लेकर ये पूरा डी प्लस एल तक, तो लिमिट होगी डी से लेकर डी प्लस एल, ये सॉल्व होगा, ये आंसर है म्यू नॉट I1 I2। तो अब थोड़ा सा तो हल्का सा रट भी सकते हो, अगर दो समांतर तार है तब तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर या 2 पाई डी जो भी है, और इंटू लेंथ बस, म्यू नॉट I1, या फिर ऐसे 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 अरे यार इतना भी दिक्कत कहाँ है यार, आई एल क्रॉस बी होता है, देखो आई एल क्रॉस बी, आई क्या है, कोई सा भी आई लिख लेते, आई ए, एल क्या है, ये एल, बी क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये लो फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर बन गया। किसी भी तार के ऊपर फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, आई की जगह आई लिख दो, एल की जगह एल, आई एल क्रॉस बी, तुरंत फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी एल। ये है जब समांतर रखे हुए, और जब वायर ऐसे रखे हुए समांतर नहीं है, एक ऐसे है एक ऐसे है, समांतर नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे में एल एन वगैरह आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मली तो फॉर्मूला ये बन रहा था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी एल, अब फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, अब ऐसे बन जाएगा एल एन डी प्लस एल अपॉन डी। इस चीज को याद रखिए ताकि इतना पूरा करना ना पड़े,
एल एन डी प्लस एल अपॉन डी, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बचा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता था, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, एक चार्ज है इधर माइनस क्यू, एक चार्ज है इधर प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है एल, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता था क्यू इंटू एल। ऐसे ही ये होते थे आवेश, ऐसे ही मैग्नेटिक में भी होते हैं चीजें। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, इसमें होते हैं चुंबकीय ध्रुव होते हैं, क्या बोला जाता है उनको, उनको स्मॉल एम बोला जाता है, एक इधर माइनस एम, इधर प्लस एम, इधर मान लो दूरी एल, तो यहाँ भी चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा, एम इंटू एल। ये तो हो गया एक दूसरा तरीका। एक और, ये देखो, हाँ ये देखो, पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है एम को, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोला जाएगा इसको, एम इंटू एल। जैसे हाँ ये देखो इस तरीके से होता है, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता था क्यू इंटू एल, एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, वैसे ही सेम है। खैर ये इतना काम में नहीं था, ये हमारा काम होता है चुंबकीय आघूर्ण का दूसरा फॉर्मूला। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम क्या होता है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, कितने एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों को डॉट मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, डॉट क्या, डॉट नहीं है ये, कोई वेक्टर थोड़ी है, नॉर्मल मल्टीप्लाई है। तो करंट अदिश राशि होती है, पता है ना तुम्हें, तो ये सारी चीजें, ये ज्यादा कम आता है। अच्छा कोई चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछ रहे तो आई यानी एम्पियर, ए यानी एरिया यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। और क्या, चलो हो गया। सर्कुलर पाथ में घूम रहे चार्ज के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई आवेश एक सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है, तो उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण एक उत्पन्न होता है, वो बताओ कितना है, मैं बताता हूँ। एम क्या होता है, आई इंटू ए, आई क्या होता है, क्यू बाई टी, एरिया क्या होता है, अगर भाई सर्कल में मूव कर रहा है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है दूरी अपॉन चाल, भाई चाल होता है दूरी बटे समय, तो समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तय कर रहे हो, एक मिनट ये तो गलत होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, हाँ हाँ सही है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 2 पाई आर, चाल है वी, उल्टा लिखा मैंने। समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, ये पूरा सर्कल तय कर रहा है तो दूरी हो गई परिधि 2 पाई आर अपॉन चाल कितनी है वी, तो 2 पाई आर बाई वी हो गया टाइम। दोबारा से, एम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, आई क्या होता है, क्यू बाई टी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, टाइम कितना होता है, दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 2 पाई आर, चाल है भी, तो 2 पाई आर वी ऊपर चाहिए, देखो बस सिंपल है। एक और चीज, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू भी बोल दिया जाता है, और कैपिटल एम ये तो फिजिक्स की भाषा में, तो म्यू अपॉन एंगुलर मोमेंटम जिसको एल बोला जाता है, म्यू अपॉन एल इक्वल्स टू क्यू बाई 2m होता है, एल बराबर एम बी आर होता है देखा जाए तो, और एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई भी होता है, ये एटम्स के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अपने चारों कक्षाओं में, इसलिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्यू बाई 2m होता है, इसको रटना है, कुछ नहीं कर सकते। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, एल को इधर भेज दिया, क्यू बाई 2m इंटू एल। बोर, नील्स बोर का लो, नील्स बोर क्या कहता था कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, तो एन एच अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ये आ गई म्यू की वैल्यू, कुछ नहीं रखना है ऐसे, बस निकालना होता है जब भी जरूरत पड़े। अच्छा म्यू मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम तो उतना हो सकता है जब एन की वैल्यू मिनिमम 1 रख दो, ए की वैल्यू इलेक्ट्रॉन रख दो, ये सब रख दो, तो इन सब की वैल्यूज रखते हैं, ये आंसर आता है। मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है, 9.27 इंटू 10⁻24। इसको हल्का सा याद रख सकते हैं क्योंकि आई डोंट थिंक कि आ पाएगा, बट निकाल भी सकते हैं, जब फिर आएगा तो देखी जाएगी और क्या है इतना। फिर इसको क्या याद रखने के चक्कर में स्टोरेज बढ़ेगा, तो मैं कहता हूँ निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आई गया कि निकालो, फिर तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम बराबर क्यू बाई 2m, एल को उधर भेज दो तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्यू अपॉन 2m इंटू एल। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मतलब क्यू की वैल्यू रख दो इलेक्ट्रॉन, एल की वैल्यू रख दो एन एच अपॉन 2 पाई, एन भी 1 रख दो, एच अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा। मास में इलेक्ट्रॉन का मास रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना, एच की वैल्यू रखना, पाई बाई सबकी वैल्यू रखना, आता है। तो एम बराबर आई इंटू एच। चुंबकीय आघूर्ण ये सीन रहता है। चुंबकीय बलाघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा, एक वहां हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वैसा ही सेम है, सब कुछ सेम है भाई, बताते हैं। वहां पढ़ा था हमने टॉर्क, टॉर्क पढ़ा था P क्रॉस E, यानी कि पी ई साइन थीटा। यहाँ टॉर्क होता है P की जगह M, अरे बात बला मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होता था या चुंबकीय आघूर्ण होता है,
सिंपल तो है। और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, देखिए वहाँ पी क्रॉस ई तो यहाँ एम क्रॉस बी, यानी एम डी साइन थीटा, ये होता है टॉर्क। वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा टू, मान लो पहले एंगल थीटा वन था, बाद में थीटा टू हो गया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना हो गया? माइनस पी ई कॉस थीटा टू। इसमें से माइनस करो यू इनिशियल मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा वन। सॉल्व वॉल्व करेंगे, आंसर बनता था पी ई कॉस थीटा वन माइनस पी ई कॉस थीटा टू, और पी ई लेके कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, चलो ये होगा, ये होता था वर्क डन। अब यहाँ वर्क डन कितना होता है? यहाँ यू कितना होता है? माइनस एम क्रॉस बी, नहीं एम डॉट बी, सॉरी एम डॉट बी, यानी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहाँ वर्क डन कितना होता है? एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहां बस P की जगह M, E की जगह B। सो सेम फॉर्मूले जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ते थे वो यहाँ पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ है कि नहीं, टॉर्क और उसके फॉर्मूला, एक सेकंड, P क्रॉस नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे वाले चैप्टर में, पोटेंशियल वाले चैप्टर में है। तो खैर ठीक है, तो वहाँ ये फॉर्मूले थे टॉर्क, दोबारा से देखते थे। टॉर्क का फॉर्मूला वहाँ क्या होता था? P क्रॉस E, यानी पी ई साइन थीटा। अब यहाँ क्या होता है? M क्रॉस B, यानी एम जी साइन थीटा। बस सेम सेम चीज है, इतने को ज्यादा अंतर। तो यहाँ भी यही है, बोला है चुंबकीय बलाघूर्ण स्थिति ऊर्जा कार्य, तो वही सब एम बी साइन थीटा, ये सब चीजें रख लेना। और क्या? अच्छा ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है देखो, एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा। नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो बी, बी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा। अच्छा ये क्या है? ये एक ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। तो इस वाले वायर में तो करंट फ्लो हो रही है इधर, इस वाले वायर में तो करंट फ्लो हो रही है इधर। तो अगर करंट इधर फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो आई एल क्रॉस बी, लंबाई इधर मान लो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करेगा, हथे जाएगी नीचे, यानी इस पर नीचे फोर्स लगेगा, इस वाली लाइन पर, इस वाले तार पर नीचे फोर्स लगेगा। जबकि इस वाले तार में नीचे करंट फ्लो हो रही, तो इस वाले तार पर ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये नीचे ये ऊपर घूमने लगेगा, गोल घूम के, तो टॉर्क उत्पन्न होगा यहाँ पर। तो बस यही है, छोटा सा चीज है। तो नॉर्थ से साउथ जाती है, भाई तो ध्यान रखना पड़ेगा, चुंबक का अगर नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, तो नॉर्थ से साउथ जाती है चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। क्या मतलब? अगर ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ लाइन जाती है, फिर ऐसा हो जाती है, लूप बनता है। यानी अगर अंदर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर देखा जाए तो यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ निकलती है बाहर। तो अगर चुंबक के बाहर पूछा जाए तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पर चुंबक के अंदर पूछा जाए तो साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे नहीं, सो पॉइंट इज ये फॉर्मूले कोई नहीं रखने, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे वैसे ही फॉर्मूले हैं, पीई की जगह एमबी लग जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या चीजें होती है? ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है एक तरह से देखा जाए तो, बट बीच में क्या लगा दिया? एक नरम लोह का कॉर्ड लगा दिया, इस कॉर्ड में क्या लपेट दिया? कुंडली लपेट दी, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग कैसे? ये यहाँ पे निडल होती है, अगर जैसे ही यहाँ इसमें करंट फ्लो होगा, देखो अभी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से लेकर साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, ठीक है, जैसे ही यहाँ करंट फ्लो हुआ तो इस कुंडली में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हुआ तो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये जो है निडल है, ये इधर आएगी, इस पैमाने पे लेफ्ट राइट आएगी, उससे पता चल गया कि ओ करंट आ गया। गैल्वेनोमीटर करंट बताता है कि करंट है कि नहीं है। तो ये निडल जैसे आगे बढ़ेगी यानी करंट आ चुका है, और इसमें स्प्रिंग लगी हुई थी, ये देखो ये स्प्रिंग लगी हुई है, क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट वापस चला जाएगा, वापस नॉर्मल अवस्था में जीरो पे आ जाएगा, भाई यहाँ 0 1 2 3 ऐसे होता है, तो वापस जीरो पे आ जाएगा, ठीक है, ये सही रहता है गैल्वेनोमीटर में। तो अच्छा यहाँ पे 2 3 फॉर्मूले याद रखना है। यहाँ एक तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, नायब, नायब क्या याद रखना? नायब कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम क्या होता है? आई इंटू ए, तो आई ए बी, बट अगर एन टर्न्स है
अगर इस कॉइल के एन टर्न्स है तो एन भी लगा दो, तो एन आई ये भी तो हो गया नायब। तो टॉर्क तो क्या हो गया नायब। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला टॉर्क बराबर के इंटू फाइव, ये एक और फॉर्मूला याद रखना है। के क्या होता है ऐंठन नियतांक, और फाइव क्या होता है मरोड़ी कोण या फिर ऐंठन कोण। क्योंकि जैसे ये स्प्रिंग है ना, ये घूमेगा तो सही, निडल घूमेगी तो सही, ये घूमेगा पूरा, बट स्प्रिंग के कारण उसमें ऐंठन आ जाएगी, एक मरोड़ी आ जाएगी। तो ऐंठन कोण या मरोड़ी कोण होता है फाइव। दो फॉर्मूले रटने कुछ नहीं कर सकते, नायब और के फाई, दोनों को इक्वल कर दो, नायब और के फाई को इक्वल कर देंगे तो फाई की वैल्यू आ जाती है ये। क्या इसको रटना नहीं, इन दोनों को रटता हूँ, सिर्फ इन दोनों। तो फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब आगे क्या, दो चीजें पूछी जाएगी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो चीजें पूछी जाएंगी। करंट सेंसिटिविटी क्या हो, जो फाई की वैल्यू है इसी में ही अगर करंट यानी आई का डिवाइड लगा दे तो करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी। फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू आई है नब बाई के इंटू आई, यही है। हमें अगर करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो इसी में आई का डिवाइड लगा दो, आई से आई कट जाएगा, ये आ गई करंट सेंसिटिविटी। इसी की जगह अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला जाए तो आई को इधर कर दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला जाए तो वोल्टेज का डिवाइड लगा दो, आई बाई वी हो जाता है वन बाई आर, वन बाई आर। तो बन जाएगा एन ए बी बाई के आर, के इंटू आर को आई थिंक जी भी बोला जाता है क्या, आई थिंक, ठीक है जो भी है ये बन गया। अच्छा जी क्या होता है, धारा मापी नियतांक, जी बोला जाता है के अपॉन एन ए बी, इसको बोला जाता है धारा मापी नियतांक। क्या ध्यान में पाएगा, धारा मापी नियतांक के अपॉन एन ए बी, के अपॉन एन ए बी। अरे अरे ये पूछना आई थिंक, बट बाकी सब तो ठीक है। क्या करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला रटा हुआ है मैंने, नहीं। क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी का, नहीं। क्या ये, बिल्कुल नहीं। सिर्फ दो फॉर्मूले नायब और के भाई, याद रखा है। नायब भी याद ना रखो तो ठीक है यार, एम क्रॉस बी करो, एम की जगह आई इंटू ए कर दो, एन लगा दो क्योंकि एन टर्म्स है तो नायब। तो टॉर्क हो गया नायब, नायब को बराबर कर देंगे के फाई से, तो फाई की वैल्यू लग जाएगी नायब बाई के ध्यान है ना, मरोड़ी मरोड़ी नियतांक जो भी था ये, नायब बाई के हो गया। अब बस पूछ लो, करंट सेंसिटिविटी पूछना है तो आई का डिवाइड लगा दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछना है तो वोल्टेज का डिवाइड लगा दो, तो ये भी ठीक है। अरे वैसे यहाँ पे आके चीजें खत्म हो गई, कुछ कुछ चीजें ही रटनी है, ज्यादातर फॉर्मूले तो पिछले इलेक्ट्रिसिटी वाले से ही क्लियर हो गए, तो कम चीजें रटने में है। देख लो यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, अगला शुरू करेंगे।